Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों और उससे जुड़े हुए विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में ऐसे विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की जिनका उपयोग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तथा ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ, उसके हिस्ट्री तथा अन्य विषय जैसे वर्क मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर और ग्रुप बिहेवियर तथा इन सभी का क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक सब्जेक्ट के रूप में योगदान है, इसके विषय में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। आज हम लोग इसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और नए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का यह लेक्चर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले एक्सीडेंट्स अर्थात दुर्घटना तथा फटीग थकान के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम लोग थकान के अर्थ, किन किन कारणों से थकान हो सकती है या वो कौन कौन से कारक हैं जो कर्मचारियों की थकान को प्रभावित करते हैं तथा वो कौन कौन से संभावनाएं हैं जो वर्क प्लेस में दुर्घटनाओं के घटित होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं तथा उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फटीग एंड एक्सीडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात संगठन में थकान और दुर्घटनाओं के कॉन्सेप्ट का परिचय। अब हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में थकान के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि फटीग या थकान हम किसे कहते हैं, किन किन कारकों से यह प्रभावित होती है और इसके क्या क्या परिणाम हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो चर्चा हम कर रहे हैं वह थकान के अर्थ से संबंधित है। थकान अर्थात फटीग। जब हम लोग फटीग के बारे में चर्चा करते हैं या थकान के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अब मेरे अंदर जितनी क्षमता थी उतना मैंने काम कर लिया, अब मैं और कार्य नहीं कर पाऊँगा। या हम कहते हैं कि कार्य करते करते अब मैं थक चुका हूँ, अर्थात मेरे अंदर जो ऊर्जा, जो शक्ति थी किसी भी कार्य को करने के लिए, अब वो धीरे धीरे या तो कम हो गई है या धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। धीरे धीरे मेरी जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होने लगती हैं, अर्थात उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है वो कम होने लगती है। तो जब हमारे अंदर ये क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं या हम इन क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं
तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ देर का आराम चाहिए, उसके बाद मैं इस कार्य को दोबारा शुरू कर दूँगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी कार्य को करते करते हमारी क्षमताएं धीरे धीरे उस कार्य को यदि भली भांति पूर्वक नहीं कर पा रही हैं, तो यदि हम कुछ देर के लिए रेस्ट लें, आराम करें या कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू इनटेक करें, कुछ ऐसा खाए पिएं जिससे हमारी जो क्षमताएं हैं दोबारा रिस्टोर हो जाएं, तो हम दोबारा से उस कार्य को उतनी ही भली भांति पूर्वक करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि थकान का संबंध हमारे अंदर की क्षमताओं, कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, पावर या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जिस एनर्जी की आवश्यकता है उससे संबंधित है। अब यह भी प्रश्न उठता है कि यदि हमारे अंदर किसी कार्य को करने की कुछ क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हम उन कैपेबिलिटीज़ को, कैपेसिटीज़ को हमेशा एक ही स्तर पर, एक ही पेस पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमें कुछ कुछ समय के बाद उन क्षमताओं को दोबारा से उसी मात्रा में उपयोग करने के लिए रेस्ट की या कुछ इनटेक की आवश्यकता होती है? तो यह समझना अति आवश्यक है कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब लिमिटेड मात्रा में हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे पास क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उन क्षमताओं को हमेशा एक ही पेस पर, एक ही मैग्नीट्यूड से उनका उपयोग करते हुए अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये जो क्षमताएं हैं, ये लिमिटेड होने के कारण धीरे धीरे इनके अंदर कमी आती है। यदि वह लंबे समय तक उपयोग में ली जाती हैं वही क्षमताएं, तो आप देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ या किसी प्रकार की कोई वीकनेस आने के साथ साथ या किसी बीमारी के कारण हमारी वो क्षमताएं अब उतनी अच्छी उच्च स्तर का कार्य नहीं कर पा रही हैं जितना वो पहले किया करती थी। तो इन सभी डिस्कशंस का जो मूल है वह है कि ह्यूमंस के पास जो क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं। तो यदि हमारे पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं तो हमें उनका उपयोग बहुत ही समझदारी पूर्वक करना होगा, ताकि हम लोग उन कैपेबिलिटीज़ को अधिक समय तक उपयोग में ला सकें और अपने कार्य को निरंतर पूरा कर सकें। यदि उन क्षमताओं में कुछ कमी आ रही है तो हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हम उन क्षमताओं में समय समय पर दोबारा से बढ़ोतरी करें, उन्हें री एनर्जाइज करें, रेस्ट लें, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का इंटेक करें, ताकि हमारी ये क्षमताएं लंबे समय तक बनी रहें। तो यहाँ पर इसी विषय के बारे में लिखा गया है कि मनुष्य की जो शारीरिक, भावनात्मक और कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। अब उन्हीं लिमिटेड कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ से हमें मैक्सिमम कार्य करना है, अर्थात हम उन कैपेबिलिटीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकें, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें, इसके बारे में हमें फोकस करना है। यदि हम उनका उपयोग समझदारी पूर्वक नहीं करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें जल्दी जल्दी थकान का अनुभव होता है। तो इस अनुभव को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यह हम लोग इस लेक्चर में आगे डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटीज़ है तो इसी कारण से हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमें जो भी कार्य दिया जाएगा
जो भी हमसे कहा जाएगा कि आप ये कर दीजिए, आप उसे कर सकेंगे। या तो आपकी जो कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल कैपेसिटीज़ हैं उस कार्य को करने के लिए परिपूर्ण नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप उस कार्य को ना कर पाए। या यदि आपके अंदर वो कैपेसिटीज़ हैं भी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लगातार उस कार्य को एक ही पेस पर लगातार करते ही रहेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी है कि वो उस लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंतर्गत ही नई चीज़ों को लर्न कर सकता है। इसी प्रकार टीचर के पास भी एक लिमिटेड कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी, जिसका उपयोग करते हुए वह एक समय तक अपनी क्लासेस को, अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर कर सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि एक टीचर हमेशा लगातार 24 घंटे लगातार पढ़ा सकता है, या एक स्टूडेंट भी लगातार एक लंबे समय तक उतने ही अटेंशन से, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ किसी नई चीज़ को सीख सकते हैं। तो लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटीज़, लिमिटेड इमोशनल और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ होने के कारण हम लोगों के पास जो कार्य हैं उन्हें भी हम लोग एक लिमिटेड और स्पेसिफिक तरह के कार्य ही परिपूर्ण कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम एक लिमिट से ज़्यादा अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ का उपयोग करते हैं तो हमें थकान का अनुभव होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक थ्रेशोल्ड है, अर्थात एक ऐसी सीमा है जहाँ तक यदि हम अपनी कैपेसिटीज़ का उपयोग करते हैं तो हमें थकान का अनुभव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। लेकिन यदि हम उस लिमिट को क्रॉस कर दें या बार बार उस लिमिट को क्रॉस करें तो हम पाएंगे कि हमें बार बार थकान का अनुभव हो रहा है। अर्थात थकान का संबंध हमारी क्षमताओं तथा उस क्षमताओं के असीमित प्रयोग पर निर्धारित होता है। यदि हम उनका प्रयोग सीमित रूप से, सीमित समय अवधि के लिए, सीमित या एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेथड के द्वारा करते हैं तो हमें थकान के अनुभव की प्रोबेबिलिटी कुछ कम परसीव हो सकती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार यह थकान हमें आज और हमारे भविष्य में हमें प्रभावित करती है। तो हम यह देखते हैं कि यदि हम एक लिमिट से ज़्यादा कार्य करते हैं और यदि आज हमारी क्षमताएं अधिक हैं और हो सकता है कि हमें अभी थकान का अनुभव ना हो रहा हो, लेकिन यदि वह थकान का अनुभव अभी नहीं हो रहा है तो भविष्य में हमें थकान का अनुभव होगा, जिसका कारण यही इस समय किया गया अपनी क्षमताओं का असीमित प्रयोग ही होगा। तो जब हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें तो हम अपने प्रेजेंट अर्थात वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर अर्थात भविष्य को भी कंसीडर करें, क्योंकि हमें इन क्षमताओं को सिर्फ आज ही कंप्लीटली पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना होता है, आगे फ्यूचर में भी हमें इन क्षमताओं का उपयोग करना है ताकि हम आगे अपने जीवन में आने वाले कार्य को भी परिपूर्ण कर सकें। लेकिन आजकल का जो समय है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हम यह देखते हैं कि सभी लोग एक विशेष तरह के कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं। सभी लोग अपनी क्षमता का मैक्सिमम उपयोग करना चाह रहे हैं ताकि वह अपनी लाइफ में जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डेवलप किए हैं या वो लाइफ के जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो हम देखते हैं कि यदि कोई एक गोल है या कोई एक ऐसा एम है जिसे कुछ लोग पाना चाहते हैं, तो उस एक गोल को पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। उनके पास जितनी क्षमता है उसका वो मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ना चाहते हुए भी
अपनी क्षमताओं का जो उपयोग है उसे बढ़ाना होता है या उसका ज़्यादा उपयोग करना होता है, ताकि आप इस कॉम्पिटिटिव जो एरा है, जो कॉम्पिटिटिव इस समय कॉन्टेक्स्ट है, उसमें एडवांटेज पर रह सके, औरों से अलग खुद को साबित कर सके और अपने एम या गोल को प्राप्त कर सके। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं उनका हम मैक्सिमम यूज़ करें और यूज़ करें, ताकि जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से परिपूर्ण कर सकें। जैसा हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो अपनी सभी क्षमताओं का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी जो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उन्हें टास्क दिया गया है, उसे वो भली भांति पूर्ण कर सकें, ताकि जो और बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी लाइफ और कंफर्टेबल हो सके, वो इजीली अपने लाइफ को जी सकें और वह व्यक्ति खुद भी अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी लाइफ में मैक्सिमम कंफर्ट अचीव करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अपने पास जो उसके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और हमें उन रिसोर्सेज को लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें तो उन रिसोर्सेज के यूज़ के साथ साथ अपने आप को बीच बीच में आराम भी दें। इस कंपटीशन के एरा में हम लोग स्वयं को आराम नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें थकान का अनुभव होता है। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क होंगे, जो फ्यूचर के और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जब हमने इन रिसोर्सेज को इसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए एग्जॉस्ट कर दिया, तो आगे के जो कार्य हैं या तो हम उन्हें कर नहीं पाएंगे या हम उन्हें भली भांति पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उसमें संभावना होगी बार बार गलती करने की या असफल होने की। इसीलिए हमें इस कंपटीशन के एरा में भी यह समझते हुए कि यहाँ पर इस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें आराम की सख्त आवश्यकता है। हमें बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है, लेकिन अपनी क्षमताओं को इतना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है कि हम आगे लंबे समय तक उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को ले सकें। आज का जो समय है वह बहुत ज़्यादा फास्ट पैक्ड है, अर्थात बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं, बहुत नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। चीज़ें जो आज हैं उन्हें बदलने में समय नहीं लगता है, और आजकल का जो वातावरण है वह बहुत ही तनावपूर्ण है। तो इन दो कारणों के कारण भी हम अपने आप को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने दिए गए कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो यह भी एक कारण है, यह तनावपूर्ण वातावरण भी हमें थकान का अनुभव कराता है। जब आप किसी तनावपूर्ण कॉन्टेक्स्ट में, तनावपूर्ण परिस्थिति में कोई कार्य करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको थकान का अनुभव ज़्यादा होता है। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो हमें थकान और थकान के एक्सपीरियंसेस को समझने और उसको निर्धारित करने में हमारी मदद करते हैं। तो अब हम लोगों ने थकान और उसके अर्थ और यह जाना कि किस प्रकार थकान हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। तो थकान सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ कार्य करने वाले और बाकी लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं बहुत ज़्यादा कार्य करते करते थक जाता हूँ, तो उसके बाद मेरे अंदर स्ट्रेस का परसेप्शन होता है, मुझे स्ट्रेस फील होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। फटीग के कारण हो सकता है कि मैं किसी काम पर कंसंट्रेट ना कर पाऊँ, तो हो सकता है एरर्स के ज़्यादा चांसेस हों।
और हो सकता है कि वो जो मेरी एरर्स हैं वो किसी और व्यक्ति के लिए कुछ हानिकारक एक्सीडेंट्स के रूप में सामने आए। मैं अपनी थकान के कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाया, इसलिए जो मेरे साथ के कोई व्यक्ति थे उनको हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट फेस करना पड़े या किसी और तरह के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन्हें फेस करना पड़े। उसके साथ साथ हमने देखा कि थकान के कारण जो गलतियों की संभावना है वो बढ़ती चली जाती है। तो यदि आप बहुत फ्रेश होकर या बिल्कुल शुरुआत में किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर एरर्स की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कुछ कम होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे थकान बढ़ती चली जाती है तो आप पाएंगे कि एरर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। आप देखेंगे कि यदि आप लगातार किसी कार्य को करते हैं तो कहने के लिए तो आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ स्किल्स डेवलप हो रही होंगी, लेकिन चूँकि आपके रिसोर्सेज आपकी कैपेसिटीज़ लिमिटेड हैं तो एक समय के बाद यदि आप लगातार उस कार्य को करते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एरर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप सामान्यतः बातचीत में देखेंगे कि उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी घंटे से बिना नींद लिए, बिना आराम किए लगातार कार या ट्रक चला रहा था। तो थकान के कारण उसकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ थी, किसकी, डेप्थ परसेप्शन की, डिस्टेंस के परसेप्शन की, स्पीड के परसेप्शन की, उनमें एरर्स हुई। तो जो व्यक्ति अगर थकान नहीं होती तो उस एक्सीडेंट को से बच सकता था, उसे इग्नोर कर सकता था। थकान के कारण उसे वो एक्सीडेंट फेस करना पड़ा, तो उसे और उसके साथ रहने वाले कर्मचारियों को इस कारण से बहुत हानि पहुंच सकती है। अब हम देखते हैं कि जो थकान के कारण व्यक्ति के सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर भी बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे हम कॉमनली कहते हैं जितना ज़्यादा हम काम करते हैं, थक जाते हैं तो हम फिज़िकली वीक हो जाते हैं। हम फिज़िकली ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी थकते हैं, इमोशनली भी थकते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड वर्क करते हैं तो हम देखेंगे कि हम स्ट्रेस का परसेप्शन होने लगता है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, हमें स्ट्रेस परसीव होने लगता है, टेंशन होने लगती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो थकान है वो हमें फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सभी डायमेंशंस पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। अब हम लोग यहाँ यह समझने का प्रयास करते हैं कि थकान का जो मैकेनिज़्म है वो किस प्रकार वर्क करता है। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास पहले क्या है, कैपेसिटी, या आप कहिए स्ट्रेंथ। किसी भी कार्य को करने के लिए माना यह हमारे पास एक निश्चित मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद अब हमने इस कैपेसिटी को यूज़ किया किसके लिए, किसी भी एक कार्य को पूरा करने के लिए। जब हमने इसे यूज़ किया तो उसके बाद ये कैपेसिटी जो थी धीरे धीरे कम होने लगेगी। माना अगर यह पहले इतनी थी तो अब देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कुछ कम हो गई जितनी पहले थी, क्योंकि हमने उसका उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर रेस्ट लें, स्लीप लें या यहाँ पर एक आराम का मौका दें तो क्या होता है, उसके बाद ये जो हमारी कैपेसिटी है ये रिकवर हो जाती है। और हम देखेंगे कि जैसा हम लोग पहले स्ट्रेंथ या कैपेसिटी फील कर रहे थे दोबारा करने लगते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा उसी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने रिकवरी के फेज़ को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फटीग की पॉसिबिलिटी कम है,
लेकिन फटीग किस किस कंडीशंस में होगा? जब हम यहाँ पर जो यूज़ है इसको मैक्सिमम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, तथा ये जो रेस्ट का, स्लीप का, रिकवरी का ये जो फेज़ है इसे रिमूव कर दें। तो क्या होगा कि ये जो हमें यूज़ करने के बाद जो हमारी कैपेसिटी कम हुई, अब उसे दोबारा से रिस्टोर होने का, रिकवर करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद दोबारा हमने वो काम करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या, इस कंडीशन में हमें फटीग का परसेप्शन या फटीग का एक्सपीरियंस होगा। और ये फटीग धीरे धीरे हमारी इस कॉग्निटिव या फिज़िकल या साइकोलॉजिकल या इमोशनल जो कैपेसिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, उसका जो हमारे पास सोर्स है उसे कम करता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरे मैकेनिज़्म को समझा कि किस प्रकार फटीग अकर करता है, किन किन कारणों से अकर करता है, किन कारणों से हम फटीग को परसीव करते हैं, और हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे फटीग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो सके। तो अब हम लोग फटीग के मैकेनिज़्म को समझने के बाद अब देखते हैं कि फटीग के क्या क्या सिम्टम्स हैं। यहाँ पर सिम्टम्स का अर्थ है कि किन किन लक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति इस समय फटीग या थकान एक्सपीरियंस कर रहा है। उसमें आप देखेंगे रिड्यूस या रिडक्शन इन मोटर स्किल, अर्थात जब व्यक्ति थकान की स्थिति में होता है तो उसके अंदर जो फिज़िकल मोटर स्किल्स हैं, किसी कार्य करने की क्षमता है, या जैसे अगर मैं इस चीज़ को उठाकर यहाँ से वहाँ रख सकता हूँ, कोई बोल्ट खोल सकता हूँ, किसी मशीन को बना सकता हूँ, तो जब मैं थकान की कंडीशन में होऊंगा तो मेरी ये जो स्किल्स हैं ये रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति पहले बहुत अच्छे से काम कर रहा था, अभी नहीं कर पा रहा है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस समय थका हुआ हो। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अर्थात ये जो हमारे फिज़िकल मूवमेंट्स हैं, जो फिज़िकल बॉडी है, ये किस प्रकार कार्य करती है, एक कोऑर्डिनेशन में कार्य करती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, आपके चलने का ढंग बदल जाता है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, आपकी गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यह किस कारण हुआ? क्योंकि अभी हम लोग फटीग की स्टेज में हैं। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इसका अर्थ हुआ कि थकान की स्थिति में हम लोग किसी एक चीज़ पर अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो आप देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पढ़ाई करते करते, तो आप देखेंगे कि अब आपको चीज़ें समझ में आना बंद हो जाती हैं, आप उस टॉपिक पे अब और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप थक गए, कंसंट्रेशन कम हुआ, तो आपकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक बेहतर उपाय है कि आप कुछ देर के लिए रेस्ट करें, रिकवर करें, और उसके बाद दोबारा अपने एफ़र्ट्स को उस लर्निंग के लिए इम्प्लीमेंट करें। बॉडी पेन, जब आप बहुत थकान की कंडीशन में होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में कभी कहीं पेन हो रहा है, या जिस बॉडी पार्ट का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बॉडी पेन हो रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में यदि आप देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज को ज़्यादा कर रहा है या एक बॉडी पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उस बॉडी पार्ट में उसे धीरे धीरे पेन के एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड मेमोरी, थकान में आपकी मेमोरी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए, यदि आप किसी कार्य को करते करते बहुत थक गए हैं, उस समय यदि आपसे कोई चीज़ पूछी जाए या आपसे कहा जाए वो बात तुम्हें याद है या ये चीज़ मुझे लिख कर दो, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक सामान्य परिस्थिति में आप उस चीज़ को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के साथ साथ थकान भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी मेमोरी को और आपकी रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो उस परिस्थिति में आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
तो आप एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझिए कि शाम को जब आप देखेंगे कि आपके पापा या पेरेंट्स या अगर मदर वर्किंग है या मदर दिन भर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हैं, किसी काम में लगी हुई हैं, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो शाम को होते होते जब वो थक जाती हैं तो उसके बाद आप उनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं या उनसे कुछ डिस्कशन करते हैं तो वो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब रिएक्शंस देते हैं। स्टेबल जो उनका एक इमोशनल रिएक्शन है वैसा नहीं होता है। तो उस समय आपको यह सजेस्ट भी किया जाता है कि इस समय इनसे बात मत करो, अभी ये बहुत थके हुए हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि थकान के समय पर हम लोगों का जो इमोशनल रेस्पॉन्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेग और डिस्टर्ब्ड होते हैं। उसके बाद इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आना बंद होने लगती हैं। बंद होने का यह अर्थ है अब कम समझ में आने लगती हैं। तो यदि एज ए स्टूडेंट मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 घंटे या 1 घंटे किसी चीज़ को पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ, तो यदि मैं उससे कहीं ज़्यादा बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, एक समय के बाद मैं जितने पेस पर, जितनी क्वांटिटी में पहले चीज़ों को समझ पा रहा था, अब उतने क्वांटिटी में, उतनी क्वालिटी के साथ उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। जैसा हम लोगों ने अभी उदाहरण लिया था कि जब कोई ड्राइवर बहुत लंबे समय तक लगातार गाड़ी चलाता है तो उसके अंदर जो कैपेसिटीज़ होती हैं इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके डिसीज़न लेने की, एनालाइज करके एस्टिमेट करने की, वो कम होने लगती हैं। तो आप देखेंगे कि पहले यदि वो समझ सकता था कि इतनी दूर से इस स्पीड से कार निकल जाएगी, तो अब उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, उसका एस्टिमेट गलत हो जाता है और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप भी लगातार यदि किसी कार्य को करते हैं, थक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में अब आपको और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो आप उसको भली भांति प्रोसेस करके डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। उसके बाद डिसफंक्शनल डिसीज़न मेकिंग, थकान की स्थिति में हम लोग अपनी डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटी है उसमें ह्रास मतलब लॉस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीज़न मेकिंग के लिए हमें जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें कलेक्ट करना होता है, उन्हें प्रोसेस करना होता है, उन प्रोसेस के बेसिस पर जो प्रॉब्लम होती है उसे आइडेंटिफाई करना होगा, उसके अल्टरनेटिव्स खोजने हैं, अल्टरनेटिव्स में बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस सब के लिए जो हमें कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ चाहिए, उस थकान की स्थिति में अब हमारे पास उतनी स्टोरेज नहीं है उस कॉग्निटिव कैपेसिटी की। तो अब हमारी जो डिसीज़न मेकिंग है उसमें भी जितनी अच्छी फंक्शनिंग, इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए उतनी अब नहीं होगी। उसके बाद इनएबिलिटी टू टेक रेस्ट, इसका अर्थ है कि थकान इस स्तर तक पहुंच गई है, इतना मैं थक गया हूं कि अब मेरी हालत ये भी नहीं है कि मैं ठीक से रेस्ट कर सकूं। तो कई बार जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फटीग में होते हैं तो आपके अंदर उतनी भी क्षमता नहीं होती कि अब आप प्रॉपर रेस्ट ले सकें, प्रॉपर रेस्ट प्लान कर सकें और अपनी बॉडी को एक रिकवरी के फेज़ से आसानी से बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फटीग के डिफरेंट सिम्टम्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग देखते हैं कि फटीग के कौन कौन से कारक हो सकते हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फटीग के एक्सपीरियंस को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्कलोड एक मेजर कारक है। किस चीज़ का? फटीग का। क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है, काम हमारे पास ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, उन लिमिटेड कैपेसिटीज़ को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे। किसके लिए? ताकि वो जो वर्कलोड है उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो क्या होगा, आगे चलकर हमें थकान का अनुभव होगा, चाहे वो वर्कलोड फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल। इन दोनों ही परिस्थिति में हमें थकान का अनुभव होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद है प्रोलॉन्ग्ड
एक्सर्शन। इसका अर्थ है लंबे समय तक किसी एक कार्य को करते करते हम एक लंबे समय तक एक्सर्शन के फेज़ में रहते हैं, लंबे समय तक उसे यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड फेज़ में चलता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। हो सकता है उस कार्य को यदि हम थोड़ी देर के लिए कम मात्रा में करें तो हमें उतनी थकान का अनुभव ना हो। उसके अलावा एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक किसी कार्य को करना, जो हमारे कार्य वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत लंबे हैं, 10 घंटे 12 घंटे लगातार हम काम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हमें थकान का अनुभव होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक होगी। इसके अलावा जैसे इर्रेगुलर शिफ्ट, इर्रेगुलर शिफ्ट का क्या अर्थ है कि जो हमारे कार्य करने की शिफ्ट है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक कार्य करना है, इतने बजे से इतने बजे तक कार्य करना है, वो इर्रेगुलर है। कभी हमारी शिफ्ट किसी समय है, कभी किसी समय है, कभी कितने घंटे की है, कभी कितने घंटे की है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो अडेप्टिबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। जब हम कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उस कंडीशन को अडेप्ट करती रहती है, हैबिचुअल होती रहती है, लेकिन बार बार चेंज होने की वजह से हमें थकान के अनुभव का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद रिपीटिव मूवमेंट्स, या वर्क, रिपीटेड मूवमेंट या वर्क का क्या अर्थ है, लगातार एक जैसे कार्य को करना या एक जैसे ही मूवमेंट को बार बार करना। तो जब आप लगातार किसी एक कार्य को करते हैं या किसी एक ही मूवमेंट को रिपीटेडली फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके कारण आपको थकान का अनुभव होने लगता है। उसके बाद इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स, इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स का क्या अर्थ है, जिस प्रकार से इर्रेगुलर शिफ्ट इसी प्रकार से इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स। कभी आपको 4 घंटे काम करना है, कभी 6, कभी 10, कभी 12, कभी 2, कभी 3। तो जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर हैं। तो उस कंडीशंस में आप पहले से साइकोलॉजिकली और फिज़िकली प्रिपेयर नहीं रहते हैं कि अब मुझे कितना अपने आप को यूटिलाइज़ करना है रिसोर्सेज को, तो उस कंडीशन में भी आपको थकान का अनुभव होता है। उसके बाद आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जहाँ पर आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उस परिस्थिति में आप क्या देखते हैं कि आपको वहाँ काम करते हुए, उन लोगों के साथ काम करते हुए थकान का कम अनुभव होता है। वहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक सोशल सपोर्ट का अनुभव होता है। जैसे यदि मुझे कुछ बच्चों के साथ खेलना पसंद है या मेरा कोई फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ काम करना पसंद है, तो जब मैं उनके साथ कुछ कार्य करता हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो जो थकान का परसेप्शन एक्सपीरियंसेस हैं वो कम होता है। लेकिन अगर वो बैड हैं तो मैं जल्दी थकान का अनुभव करता हूँ। उसके अलावा फिज़िकल में जैसे टेम्परेचर का बैलेंस ना होना, बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो यदि मैं ऐसे टेम्परेचर में काम करता हूँ जो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी मुझे थकान का ज़्यादा अनुभव होगा। उसके अलावा जैसे नॉइस, बहुत ज़्यादा नॉइसी जगह पर काम करना, जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वैसी परिस्थिति में यदि आप थोड़ा भी काम करते हैं, थोड़े भी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करते हैं, तो वहाँ आपको अत्यधिक थकान अनुभव होती है। उसके अलावा लाइट की जो सुविधा है वो इनप्रॉपर हो, इल्यूमिनेशन इनप्रॉपर हो। आपको यदि एक कार्य करने के लिए एक प्रॉपर लाइट की ज़रूरत है तो वो जो लाइट है या तो वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। कभी आपको बहुत ज़्यादा लाइट में काम करना पड़ रहा है, कभी बहुत डार्क में काम करना पड़ रहा है, तो ये जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से भी आपको थकान का अनुभव होता है। उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी, आप देखेंगे
कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम वीकनेस आएगी, ऐसा लगेगा कि अब मेरी बॉडी के अंदर ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक तरह के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लेवल पर काम करने के लिए हैं। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी से पूरी एनर्जी कम होती चली गई है। तो ह्यूमिडिटी के जो लेवल को मैनेज आपको करना चाहिए। उसके अलावा इम्प्रॉपर पोस्चर का क्या अर्थ है? आप ऐसे पोस्चर में बैठ के कार्य कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। जैसे लगातार सिर्फ एक सीधे खड़े हो रहना, तो ये मेरी बॉडी के लिए इम्प्रॉपर पोस्चर अगर है, या हमेशा झुक के किसी कार्य को करना, या आपको एक विजिलेंस के टास्क में इन्वॉल्व रहना, तो उस समय क्या है, आपका जो बॉडी का एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसके अलग आपको डिविएटेड फॉर्म में आप एक कार्य कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी थकान का अनुभव करती है। उसके साथ साथ वाइब्रेशन, आप देखेंगे कि यदि आप कहीं बैठे हो और कोई उस चीज़ को ऐसे हिलाता रहे तो, या आप देखेंगे जब ड्रिल होती है तो उसके साथ जो वाइब्रेशंस होती हैं, तो ये जो वाइब्रेशन के फीलिंग है, एक्सपीरियंसेस हैं, ये भी आपके अंदर थकान का अनुभव कराता है। तो हमने देखा कि ये बहुत सारे थकान के कारक हैं जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने, जैसा कि हमने रेफरेंस में भी दिया है, इन लोगों ने ये बहुत सारे कारक हम लोगों को बताए जो क्या बन सकते हैं, थकान के कॉज बन सकते हैं। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो कारक हैं इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ें, ताकि उन्हें कम से कम थकान का अनुभव हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक थकान के बारे में और थकान के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो थकान को निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कारक हैं जो एक्सीडेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है उसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो यदि हम सामान्य शब्दों में कहें कि एक्सीडेंट या दुर्घटना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुछ भी ऐसा होना जो अनएक्सपेक्टेड हो, अप्रत्याशित हो, मतलब आपने सोचा ना हो और वो हो जाए, और वो जो हुआ है उसका जो परिणाम हो वो निगेटिव हो, तब आप उसे दुर्घटना कहते हैं। जैसे मैं जा रहा था और मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी जाऊंगा तो मुझे ठोकर लगेगी, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, लेकिन मैं गया, वहाँ पर किसी चीज़ से मुझे ठोकर लगी या मेरे सिर पर कोई चीज़ गिरी और मुझे चोट पहुँची। तो यहाँ पर ये जो पूरा इवेंट हुआ इसे हम क्या कहते हैं, दुर्घटना, क्योंकि जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लैन्ड था, मैं उसे फोरकास्ट भी नहीं कर पाया, और जो हुआ उसका जो परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो कैसे आए, निगेटिव आए, मुझे चोट लग गई। लेकिन यदि कुछ ऐसा होता कि उस इवेंट से मेरे ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो अब आप क्या कहते कि दुर्घटना होते होते बच गई, क्योंकि यहाँ दुर्घटना की परिभाषा में आप जो परिणाम हैं, उनके जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, उन पर भी एक मेजर फोकस रख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि दुर्घटना क्या होती है, एक अप्रत्याशित, अप्रिय घटना जिनका हम पूर्वानुमान, फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है और हम ऐसा अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं, और इसका जो परिणाम है उससे हमें शारीरिक, मानसिक या धन की हानि हो। मैं गया, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि कोई मेरा वॉलेट चुरा लेगा या मेरा मोबाइल चुरा लेगा या मेरे पैसे चुरा लेगा, लेकिन किसी ने ऐसा मेरे साथ किया, तो मुझे क्या हुआ, हो सकता है फिज़िकल या साइकोलॉजिकल, इमोशनल तो मुझे लॉस ना हुआ हो, लेकिन फिनेंशियल मुझे लॉस हुआ हो। तो इस घटना को भी आप एक दुर्घटना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
इसके बाद ये जो दुर्घटनाएं हैं, इसमें आप देखेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां निहित होती हैं। अर्थात जैसे यदि मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं जा रहा था और मुझे ठोकर लग गई, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी भी शायद कुछ गलती रही हो। जो चीज़ सामने थी मैंने उस पर ध्यान ना दिया हो, या ऊपर से कोई चीज़ अगर गिर गई तो मेरे सिर में चोट लगी। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इस तरह के काम होते रहते हैं। तो मुझे अपने सेफ्टी मेजर्स को वियर करके चलना था, सेफ्टी मेजर्स को का ध्यान रखना था। जो कैप है, जो ऐसी कैप है जो मुझे ऊपर से गिरने वाली किसी चीज़ से बचा सकती थी, वो पहन के चलना था। तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट का एरर्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं या कौन कौन एरर्स कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका क्या परिणाम हो सकता है, एक्सीडेंट। जैसे ह्यूमंस, अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, एम्प्लॉयज़, ह्यूमंस और मशीन और टेक्नोलॉजी। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में रेगुलर वर्क करते हैं। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मशीन्स के साथ। मशीन कहाँ से डेवलप होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है ह्यूमन का मशीन, टेक्नोलॉजी का ह्यूमन, मशीन के साथ, जिसमें हम लोगों को इस कॉम्बिनेशन, इस इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक डिज़ाइन करना होता है, ताकि जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम होती चली जाए। तब एरर होने की पॉसिबिलिटी कम होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें कम से कम एक्सीडेंट्स को फेस करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और किसी से कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो गलतियों का पुतला है। गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्यक्तियों से गलती होती है या नहीं है, क्योंकि एरर फ्री परफॉर्मेंस, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो चांसेस कहीं ना कहीं बने रहते हैं कि जब वो कोई परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसमें कुछ गलती उससे हो जाए। तो हम चाहते तो सब यही है कि एरर फ्री परफॉर्मेंस हो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे अचीव करना। तो यहाँ पर क्या संभावना बन जाती है, यहाँ पर एरर फ्री होने की तो संभावना कम है, लेकिन जो एरर करने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स से, डिफरेंट कारकों से, फैक्टर्स पर ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, एरर होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग किन किन कारकों पर फोकस करें ताकि एरर्स और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। अब हम यहाँ देखते हैं भूल, एरर किसे कहते हैं या एरर कब होती है। तो देखिए एरर क्या है कॉमनली, कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे करने का एक पहले के निश्चित एक तरीका होता है, एक एक्सपेक्टेड, वांछित, डिज़ायरेबल तरीका होता है कि इस कार्य को ऐसे करना है। लेकिन जब हम किसी भी कारणवश उस तरीके को इग्नोर करते हैं या उसमें डिविएट कर देते हैं, उस अलग तरीके से उस काम को करते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अब हम कोई एरर करेंगे। तो यदि जैसे ड्राइविंग करते हुए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बना हुआ है कि आपको पहले ब्रेक दबाने हैं, कि पहले क्लच दबाना है, किस स्पीड पे आपकी गाड़ी है तो आपको क्लच दबाना है कि ब्रेक दबाना है, कि दोनों एक साथ दबाने हैं, हैंड ब्रेक का कब इस्तेमाल करना है, एक पूरा प्री प्लान अज्यूम्ड एक फिक्स नॉर्म है। लेकिन जब हमसे किसी भी कंडीशन में वो जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसमें हम कुछ भी डिविएट कर दें, जहाँ पर हमें क्लच दबाना था वहाँ पे हम एक्सीलरेटर दबा दें, जहाँ पर हमें ब्रेक दबाना था वहाँ पे हम ब्रेक की जगह क्लच दबा दें, तो होगा क्या, जो पैटर्न है, जो एक तरीका है किसी कार्य को करने का, उससे हम डिविएट हो गए, अलग कर दिए। तो वो जो अलग वजह से ही हम करते हैं तो अब गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, या कुछ मात्रा में हम कहते हैं कि ये जो डिविएशन है यही एरर है। क्योंकि हमसे क्या गलती हुई, हम क्या कहें कि अरे जहाँ ब्रेक दबाना था वहाँ क्लच दब गया, तो क्या है, यही एक एरर है। तो डिविएशन होना क्या चाहिए था, क्लच दबाना था, ब्रेक दब गया,
ब्रेक दबाना था, क्लच दब गया, डिविएशन हुआ, जो होना चाहिए था, वांछित था, वो नहीं हुआ। तो यही क्या है, हमारी एरर है, और यही एरर आगे एक एक्सीडेंट का परिणाम ले सकती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम एक्सीडेंट को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो हेनरिक ने एक्सीडेंट को परिभाषित करने के लिए किस तरीके से इस परिभाषा को दिया। उन्होंने कहा एक अकल्पित, अर्थात जिसको हमने इमेजिन भी नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, अनियंत्रित, क्योंकि यदि वो हमारे नियंत्रण में है तो हम क्या करेंगे, उस घटना को नहीं होने देंगे। तो अकल्पित हमें समझ में नहीं आया, पता भी नहीं है क्या होगा, और जो हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। घटना जिसमें विषय वस्तु और व्यक्ति या उससे संबंधित क्रिया या परिणाम व्यक्तिगत क्षति या क्षति की संभावना उत्पन्न करते हैं, उसे दुर्घटना कहते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, जिस पे कंट्रोल नहीं है, वो किसी व्यक्ति को उस किसी प्रकार की व्यक्तिगत क्षति देती है या ऐसी संभावनाएं क्रिएट करती है कि उसे क्षति पहुंच सकती है, तो उस कंडीशन को हम लोग एक एक्सीडेंट या दुर्घटना की संज्ञा दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरर्स हैं वो दो तरह की बताई गई हैं। उसमें पहला बताया गया इंटेंशनल एरर, सेकंड इनअटेंशनल एरर। तो यहाँ पे इंटेंशनल एरर आप किसे कहते हैं, जब आप जानबूझकर कॉन्शियसली किसी एक कार्य को करें जो आपको पता है कि गलत हो सकता है। आपने अनइंटेंशनली ब्रेक नहीं दबाया था क्लच की जगह, आपने जानबूझकर क्लच की जगह ब्रेक दबाया, तो ये कौन सी एरर हुई, मेरी इंटेंशनल एरर। या यदि आपको ये पता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए तभी आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन इंटेंशनली मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंशनल एरर कर रहा हूँ। दूसरी क्या हो सकती है, अनइंटेंशनल एरर। जब आप जो कार्य कर रहे हैं आपको समझ में ना आए, आपको पता ना हो कि क्या गलत है या सही है, या इसके क्या गलत परिणाम आ सकते हैं। जैसे यदि मुझे समझ में ही ना आए, मुझे पता ही ना हो कि पढ़ाई करने से ही मेरा जॉब लगेगी, या ये मुझे सूझ नहीं है, समझ नहीं है, तो मैं अनइंटेंशनली किसी के साथ जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ और कार्य कर रहा हूँ। यहाँ क्या अनइंटेंशनली मैं ऐसे व्यवहार कर रहा हूँ जो कि एक एरर के रूप में जन्म ले रहे हैं या एक एरर के रूप में फलीभूत हो रहे हैं। तो एरर्स को हम लोगों ने इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसके बाद हमें लिटरेचर में एक्सीडेंट्स के कुछ टाइप्स बताए गए, जैसे कि उसमें पहला है नो इंजरी। नो इंजरी का क्या अर्थ है कि आप जो हुआ उससे किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नो इंजरी। यहाँ पे इंजरी की संभावना हो सकती थी, इंजरी भी हो सकती थी, लेकिन उस एक्सीडेंट से किसी तरीके से कोई इंजरी नहीं हुई। ऊपर से कुछ चीज़ गिरी लेकिन उस समय नीचे कोई नहीं था, तो क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग खड़े हुए थे, तो किसी को इंजरी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा होता जहाँ पे ऊपर से कोई चीज़ गिरी तो इंजरी हो सकती थी। उसके बाद माइनर इंजरी। माइनर इंजरी का क्या अर्थ है कि कोई छोटी मोटी चोट लगे, कैसे छोटा सा कट लग गया, या छोटा सा खरोंच आ गई, या छोटी सी मोच आ गई, तो किस वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। तो इस तरह की कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, माइनर इंजरी। मेजर इंजरी, जब ये जो इंजरी है ये छोटी ना होकर बड़ी हो, जैसे कोई बॉडी पार्ट कट जाए, या कोई बॉडी पार्ट में बहुत बड़ी चोट लग जाए, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर इंजरी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो इंसिडेंसेस हैं जिन्हें हम लोग दुर्घटना की श्रेणी में रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हैं किसके, एक्सीडेंट के। तो इसमें जैसे पहला है स्लिप करना, अर्थात जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो स्लिप कर गए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कार्य कर रहे हैं, स्लिप हो गए, तो इसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह, किसकी, दुर्घटना की घटनाओं के उदाहरण के रूप में। एग्जाम्पल है किस तरह के इंसिडेंट्स का, एक्सीडेंट का। ऊंचाई से गिर जाना, या आपकी मांसपेशियों में कोई तनाव हो जाना, चोट लग जाना, तो ये किस तरह के उदाहरण हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सीडेंट के।
या ऊंचाई से कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई, या आप ऊंचाई से गिर गए जिससे आपको इंजरी हो गई। उसके अलावा किसी चीज़ से टकरा जाना, या दो लोगों का आपस में टकरा जाना, या करते करते किसी मशीन का आपके ऊपर गिर जाना, मशीन से आपका टकरा जाना, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं एक्सीडेंट के। इसके अलावा कट लग जाना, कि आप काम करते करते किसी मशीन में काम कर रहे थे तो हाथ में आपके कट लग गया उस मशीन को ऑपरेट करते करते, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट का। उसके अलावा विषाक्त सांस लेना, अर्थात कि जब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे ऐसी गैसेस होती हैं जो आपकी बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते उस तरह की गैसेस लीक हो गई, या उस तरह के ऐसे डिफरेंट पदार्थ हैं जो आपकी बॉडी से टच हो गए, तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी पे उस तरह का नुकसान हुआ, फिज़िकल नुकसान हुआ, या आपकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसे इनहेल कर दिया। उसके अलावा फाइट, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट झगड़े होना, झगड़ों में लड़ाई हो जाना, चोट लग जाना एक दूसरे को, तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट के। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो और एक्सीडेंट्स को और ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे कॉज है मशीन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किसका मेजर वर्क है, एम्प्लॉय का और मशीन का। तो जो दुर्घटनाएं होंगी उसके में भी जो मेजर कॉजेज़ होंगे वो या तो एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगे, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, या मशीन से रिलेटेड होंगे। तो मशीन में जैसे मशीन का डिज़ाइन, या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्रोसीजर। तो यदि मशीन का डिज़ाइन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन है, उसका प्रोसीजर, उसको काम करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस मशीन के डिज़ाइन और उसके प्रोसेस के कारण एक्सीडेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होंगे या रेगुलर बेसिस पर होंगे। उसके अलावा टेम्परेचर, लाइट, जैसे किसी कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, लाइट, एक अप्रोप्रिएट लाइट की आपको ज़रूरत है, लेकिन टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या इतना कम है कि आपके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या जो लाइट है वो इतनी कम है कि आप ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं, आपका विज़न ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो दुर्घटना होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि रात को एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो कम हो जाती है, तो विजिबिलिटी ब्लर होने लगती है। कोहरे में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी जो हमारी बॉडी है वो एप्रोप्रिएटली फंक्शन नहीं कर पाती है, जिस कारण से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा वर्क शिफ्ट का एंड वर्किंग आवर्स, आपकी वर्क शिफ्ट कैसी है, आप सुबह काम करते हैं, रात को आपको काम करना है, वर्क शिफ्ट रेगुलर है कि नहीं है, वर्क शिफ्ट पहले से डिज़ाइंड है कि नहीं है, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने प्रोलॉन्ग्ड हैं, आपको लगातार 5 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है। ये सब चीज़ें क्या निर्धारित करती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी वर्किंग शिफ्ट बहुत ही इर्रेगुलर है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद एज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी में। आपकी एज कितनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी स्किल कितनी है उस मशीन को चलाने की, आप कितने लंबे समय से उस कार्य को कर रहे हैं, आप कितने एज के पर्सपेक्टिव से कितना मैच्योर हैं, या आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई और अब आप कॉग्निटिवली उस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो एज बढ़ गई, आपका विज़न ब्लर हो गया, आप देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप चश्मा लगा के भी चीज़ को क्लियर नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा अल्कोहल,
अल्कोहल या किसी भी ऐसी चीज़ को लेना जो आपकी साइकोलॉजिकल, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन या आपके अंदर इस तरह के रिएक्शंस क्रिएट करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप अपने रिसोर्सेज को, फिज़िकल साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो क्या कंडीशन होती है कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इमोशनल इनस्टेबिलिटी का क्या अर्थ है कि जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्पर लो हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन लोगों के गलती करने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है और वो गलतियाँ एक एक्सीडेंट के रूप में आपको परिणाम स्वरूप मिल सकती हैं। उसके अलावा इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, अर्थात जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट मशीन्स हैं, जिन मशीन्स पे हमें काम करना है, उन मशीन पे काम करने के लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग पहले मिलनी चाहिए। यदि आपको इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो आप उस मशीन में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इसके अलावा वर्क स्ट्रेस, यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस में काम करते समय आपकी गलती करने की संभावना, एरर्स की संभावना ज़्यादा होती है और जो आगे बढ़कर एक एक्सीडेंट का रूप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कॉजेज़ को, एक्सीडेंट के कुछ कॉजेज़ को लिस्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हो सकते हैं जो एक्सीडेंट को निर्धारित या एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फटीग तथा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीडेंट, वर्क प्लेस पे होने वाले एक्सीडेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझा, उनको प्रभावित करने वाले कारकों को समझा और जाना कि हम किस प्रकार से फटीग या एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड और विषयों के बारे में इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।